everyone, welcome to Iris Intellect Insight. Today we will discuss how a bill become a law. It means जो एक विधेयक है वो कानून कैसे बनता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रो पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी कानून को बनाने की जो पहल होती है वो किसी मंत्रालय में होती है, और जो मंत्रालय है, मंत्रालय में कानून का जो पहला मसौदा तैयार किया जाता है, यानी कि ड्राफ्ट। किसी भी मंत्रालय में पहले जो है कानून का, एक लॉ का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, और कई बार इस ड्राफ्ट पर अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्री होते हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, इन सब से एक परामर्श लिया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि ये जो कानून बनने जा रहा है, जो ये ड्राफ्ट है, ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं है कि संविधान के अगेंस्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, और उसके बाद जो विधेयक होते हैं उस विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया जाता है, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। फिर जाके वो जो बिल है वो एक लॉ बन जाता है। देन जो बिल है वो एक लॉ बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 245 के तहत यहाँ पे 3 सूची दिया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो, संघ सूची, यहाँ पे जो पूरा कंट्रोल होता है वो केंद्र का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। राज्य सूची यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की चलती है, लेकिन कभी कभी अगर कोई सीरियस मुद्दे होते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप कर सकती है। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें क्या होते हैं, ऐसे मुद्दों को लिया जाता है, ऐसे इशूज़ इसके अंडर आते हैं जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, ये दोनों ही मिलके निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो केंद्र सरकार है, उसकी चलती है, उसी की बात मानी जाती है। तो इसी को आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार या राज्य की विधानसभा को इस सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में कानून निर्माण करने का अधिकार होता है, और राज्यसभा द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं ये राज्यों में ही लागू होते हैं। और ये जो होते हैं, इसमें जो विषय होते हैं ये क्षेत्रीय महत्व के होते हैं, और जिन मुद्दों को केवल स्थानीय समाधानों से निपटाया जाता है। ठीक है, और वह मामले जो कल्याण विविधता की अनुमति देते हैं उन्हें इस सूची में हम रखते हैं। ठीक है, राज्य सूची। और इसमें अगर हम बात करें कितने विषय शामिल हैं, तो इसमें 61 है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं, तो इसमें आते हैं सड़क पुलिस, ठीक है, रोड का आ गया, स्वास्थ्य का आ गया, स्थानीय प्रशासन का आ गया, कृषि का आ गया, जल स्वच्छता आ गया। ठीक है, ये सारे जो मामले होते हैं ये इसमें एडेड होते हैं। और राज्य सूची के प्रावधान के बावजूद कुछ असाधारण स्थितियों में क्या होता है, जो संविधान है वो केंद्रीय संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, कि यानी कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ मुद्दे सीरियस वाले होते हैं, तो उस कंडीशन में जो केंद्रीय संसद है उसको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? अगर हम अब बात करें संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट की, तो संघ सूची के विषय के संबंध में संविधान द्वारा केंद्र सरकार को विधायी शक्ति प्रदान की गई है। इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और इसमें जो है कितने विषय शामिल है, पहले ना इसमें 97 विषय शामिल थे, बट अब 100 है। कितने हैं अब? समवर्ती सूची के अंडर कौन कौन से विषय आ जाते हैं, तो इसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति, बैंकिंग सेवा, रेलवे, डाक, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिकता, ये सारे विषय इसके अंडर आ जाते हैं। और इस पे जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है?
केंद्र सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, इसमें पहले कितने थे? पहले 97 विषय थे, लेकिन अब कितने हैं इसके अंदर? 100 है। ओके, अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, और कॉनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। देखो, समवर्ती सूची में कभी क्या होता है कि समवर्ती सूची के विषय के संबंध में संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों को ही विधायी शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन जब संघर्ष हो जाए या वाद विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या है कि संसद या जो केंद्र सरकार है इनके द्वारा जो बनाया जाएगा कानून, वही जाके फॉलो किए जाएंगे, उन्हीं को माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि समवर्ती सूची में जो मुद्दे हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार तो वैसे दोनों के पास ही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। बट अगर दोनों के बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, संघर्ष हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो केंद्र सरकार है, उनके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसे ही मानना होगा। इसके अंडर जो विषय शामिल है वो कौन कौन से? शिक्षा, वन, नाप तोल, पर्यावरण, विद्युत, विवाह, ये सारे जो मामले हैं वो आ जाते हैं। कोई भी विधायी प्रस्ताव सरकार द्वारा अथवा संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा विधेयक के रूप में संसद के सदन के समक्ष पेश किया जा सकता है, और एक विधेयक कानून का प्रारूप होता है, और ये तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि इस पे जो प्रेसिडेंट है और दोनों सदन है, कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों का जब तक सहमति न मिलेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो ये है समवर्ती सूची। फिर उसके बाद आता है विधेयक का अर्थ क्या है और विधेयक के प्रकार कितने हैं। तो विधेयक की बात करें तो किसी भी कानून को बनाने या संशोधित करने की विधि या प्रक्रिया संसद के किसी सदन में विधि प्रस्ताव के पेश होने के साथ शुरू होती है, और इस तरह के जो प्रस्तावित कानून के मसौदे यानी ड्राफ्ट जो होते हैं उसको विधेयक कहा जाता है। यानी जब तक कोई कानून नहीं बनता है, उसका जो एक ड्राफ्ट होता है उसे विधेयक कहते हैं। और जो विधेयक है, विधेयक को संसद के किसी भी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है इस आधार पे भी विधेयक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, सरकारी या फिर आप कह सकते हो सार्वजनिक विधेयक। सेकंड, निजी विधेयक। अब सरकारी विधेयक कौन से होते हैं? तो जो सरकारी विधेयक होते हैं वो संसद में मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, और ये सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, जो सरकार की जो गवर्नमेंट की नीतियाँ है उनको शो कराता है। इसकी पारित होने की जो संभावना होती है, इसको पास कराने की जो संभावना होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर सरकारी विधेयक को एक्सेप्ट ना करे तो जो गवर्नमेंट हो सकता है उसको इस्तीफ़ा भी देना पड़ जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकारी विधेयक है अगर वो अस्वीकृत हो गया तो जो सरकार है उसको इस्तीफ़ा भी देना पड़ सकता है। ठीक है, इसे संसद में पेश करने से पहले 7 दिन पहले सूचना देनी होती है, और इसे संबंधित जो विभाग है उसके द्वारा विधि विभाग से कंसल्ट के बाद तैयार किया जाता है। तो ये जो है ये सरकारी विधेयक है। और हम निजी विधेयक की बात करें तो निजी विधेयक कौन से? इसे मंत्री के अलावा किसी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और यह विपक्ष की नीतियों को दिखाता है, और इसकी पारित होने की जो संभावना होती है ना वो कम होती है। और जैसे कि जैसे कि सरकारी विधेयक था तो उससे अगर पारित ना करवाए, उसे पास ना करवाए, ठीक है, और जैसे सरकारी विधेयक था तो अगर वो अस्वीकृत हो जाए तो हो सकता था कि सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ जाए। बट
यहाँ निजी विधेयक में इससे जो गवर्नमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसे संसद में पेश करने से पहले 1 महीना पहले सूचना देनी होती है, ठीक है। और इससे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है, जो यहाँ मतलब इससे जो संबंधित मेंबर है ना उनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये था निजी विधेयक। इसके अलावा भी जो विधेयक है उसके विषय वस्तु के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि एक तो होता है संशोधन विधेयक, एक होता है मूल विधेयक और फिर धन विधेयक और वित्त विधेयक। अगर हम बात करें संशोधन विधेयक की, तो वह विधेयक जो मौजूदा कानून या संविधान के किसी प्रावधान में बदलाव का प्रस्ताव करता है उसे क्या कहते हैं? संशोधन विधेयक कहते हैं। सेकंड आता है मूल विधेयक। मूल विधेयक कौन से होते हैं? वह विधेयक जो नए विचार और नीति का प्रस्ताव रखता है। फिर आता है धन विधेयक और वित्त विधेयक। ये जो विधेयक होते हैं ये वित्त के मामलों से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे धन विधेयक और वित्त विधेयक कहा जाता है। इसको भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं धन विधेयक, वित्त विधेयक और अन्य विधेयक, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो अगर अनुच्छेद की बात करें तो जो धन विधेयक है वो हमारा आर्टिकल 110 में है, और जो वित्त विधेयक है वो किस में है? आर्टिकल 117 में। प्लस में जो आर्टिकल 117 इट मीन्स 117 जो अनुच्छेद है उसका पार्ट 2 में भी है, और जो अन्य विधेयक है वो किस में है? वो आर्टिकल 107 में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या है, हमने इनके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि इन तीनों जो विधेयक है इन सब में क्या डिफरेंस है। तो अर्थ की अगर हम बात करें तो ये जो है धन विधेयक ये अनुच्छेद 110 के तहत निर्धारित वित्तीय मामलों से विशेष रूप से संबंधित है। जो वित्तीय मामले होते हैं ना, पैसों का लेन देन, उससे ये संबंधित है। वहीं पर जो वित्त विधेयक है वो किससे संबंधित है? ये राजस्व और व्यय यानी कि जो टैक्स है, जो खर्चे, उसके प्रावधानों से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करें जो साधारण विधेयक है यानी अन्य विधेयक, इसको साधारण विधेयक भी कहते हैं, ठीक है। जो साधारण विधेयक है तो ये विधेयक जो है वो किससे संबंधित है? वित्तीय विषयों के अलावा किसी भी मामले से संबंधित है, यानी कि जो पैसों का लेन देन उसको छोड़ के बाकी जो मामले हैं उससे जो है ये संबंधित है। फिर उसके बाद विधेयक के प्रकार की बात करें, ये किसके अंडर आते हैं? जो आपका धन विधेयक है ना वो सरकारी विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही ये पेश किए जा सकते हैं, जबकि जो आपका वित्तीय विधेयक है ये सरकारी विधेयक और निजी सदस्य जो विधेयक है इन दोनों के द्वारा ही पेश किए जा सकते हैं। वहीं पे जो साधारण विधेयक है ये सरकारी विधेयक और निजी सदस्य ये भी दोनों के द्वारा पेश किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि जो ये विधेयक है ये किस सदन में पेश किया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा। तो देखो इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। किसको? जो धन विधेयक है ना उसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उच्च सदन के सदस्य के पास धन विधेयक के आरंभ करने की कोई शक्ति नहीं है। यहाँ पे ये उच्च सदन कौन है? राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा। धन विधेयक है ना उसको पास करने की जो शक्ति है किसके पास है? लोकसभा के पास है। वहीं पे हम बात करें वित्त विधेयक की तो ये आर्टिकल 117 1 के तहत विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है इसको, लेकिन आर्टिकल 117 3 के तहत ये दोनों ही सदनों में पेश किया जा सकता है। वहीं हम बात करें साधारण विधेयक की तो इसे किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये दोनों में ही पेश किया जा सकता है। अगर हम बात करें अब कि राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो जो धन विधेयक है ना इसे केवल भारत के जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही पेश किया जा सकता है। मीन्स मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ कि जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होगा तब तक बिल पास नहीं होगा, ठीक है।
तो जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की जब तक स्वीकृति नहीं होगी हमारे प्रेसिडेंट की, तब तक इस बिल को हम पास नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम बात करें वित्त विधेयक की, तो जो आर्टिकल 117 है, 117 के तहत विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही पेश किया जा सकता है। लेकिन वहीं अनुच्छेद 117(3) के तहत विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना भी पेश किया जा सकता है। तो वन में क्या बोला गया है, 117(1) के तहत क्या बोला गया है कि जो विधेयक है उसको केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही पेश किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर 117(3) के तहत क्या बोला गया है कि जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों के बिना भी पेश किया जा सकता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें साधारण विधेयक की, तो जो साधारण विधेयक है इस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों के बिना पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसके बाद हम बात करते हैं स्पीकर प्रमाणन का। तो जो इसमें है कि नहीं है, तो हाँ, जो आपका धन विधेयक है स्पीकर प्रमाणन है उसमें, क्योंकि जो ये विधेयक है ये विधेयक को उच्च सदन में भेजे जाने से पहले जो लोकसभा है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है इसका प्रमाणीकरण करते हैं और ये करना आवश्यक होता है। वहीं पर अगर हम बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक में स्पीकर प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे डायरेक्ट भेजा जा सकता है। ये उच्च सदन में भेजे जाने से पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रमाणीकरण की आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती है। अगर हम बात करें साधारण विधेयक की, तो यहाँ पे भी नहीं होती है। विधेयक को उच्च सदन में भेजे जाने से पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष हो प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं समझते हैं। तो वो नहीं मीन्स ये हुआ कि विधेयक को उच्च सदन में भेजे जाने से पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं है। वहीं हम बात करें राज्यसभा की भूमिका, धन विधेयक में उच्च सदन धन विधेयक के मामले में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। इतना ही नहीं, संविधान द्वारा धन विधेयक में संशोधन या उसे स्वीकार करने की शक्ति उसे नहीं दी गई है, बल्कि उसे विधेयक को सिफारिश के साथ बिना लोकसभा को लौटाना होता है। उसे सुझाए गए संशोधन को स्पीकर या अस्वीकार कर सकता है या फिर स्वीकार कर सकता है। तो वही ऑप्शन होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना ही होगा या फिर अनएक्सेप्ट कर सकते हैं। वहीं पे वित्त विधेयक में क्या होता है, ये दोनों प्रकार के जो वित्तीय विधेयक के मामले में वह अनुच्छेद 117(1) के तहत का विधेयक हो या अथवा 117(3) के तहत का विधेयक हो, राज्यसभा की निम्न सदन के समान ही भूमिका है। जैसा लोकसभा का जो है भूमिका, वही राज्यसभा की भी भूमिका है। वहीं हम बात करें साधारण विधेयक की, तो राज्यसभा की जो भूमिका है और शक्ति लोकसभा के समान है, क्योंकि यह विधेयक में संशोधन का सुझाव दे सकती है या उसे पूरी तरह से खारिज कर सकती है। तो साधारण बिल के मामले में इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। फिर आता है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में क्या होता है कि इस विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक द्वारा सदनों के बीच गतिरोध के समाधान का कोई प्रावधान नहीं है। अगर राज्यसभा बिल को मंजूरी नहीं देती है या लोकसभा राज्यसभा के द्वारा सुझाए गए संशोधनों को खारिज कर देती है, तब भी बिल को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित माना जाता है। वहीं पे वित्त विधेयक में क्या है, यद्यपि इस श्रेणी का विधेयक वित्त के मामले से संबंधित है और धन विधेयक के समान है, लेकिन इन विधेयकों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 108 के प्रावधान यानी कि संयुक्त बैठक के अनुसार गतिरोध का हल भी किया जा सकता है। वहीं हम बात करें साधारण विधेयक की, तो हाँ, यहाँ संयुक्त बैठक यहाँ पे भी होती है। यदि सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं और जिसमें बहुमत के गतिरोध को हल किया जाएगा, यानी कि जो बहुमत में जाता है उसी की बात यहाँ पे सुनी जाती है। फिर आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो जो धन विधेयक है इसमें राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वह पुनः विचार के लिए विधेयक को वापस नहीं भेज सकते। ठीक है, वहीं पे अगर वित्त विधेयक की बात करें तो जब इस तरह का विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो अपनी स्वीकृति देने के लिए विधेयक को रोक सकता है या फिर उसे अस्वीकार भी कर सकता है, या राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए विधेयक को वापस संसद में भेजा जा सकता है। देखो यहाँ पे ना ये बोला गया है कि जो वित्त विधेयक है वो जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति जी है
वो उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर नॉट एक्सेप्ट करे, ठीक है। इसके साथ ही वो इसमें जैसे कुछ कमियां हो तो वापस भेज भी सकते हैं कि इसको पुनर्विचार आप कर लो। हाँ, अब आता है साधारण विधेयक। तो देखो, साधारण विधेयक में भी यही बोला गया है कि जब इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे स्वीकृति दे या फिर उसे अस्वीकार करके उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, संसद के पास वापस भेज सकते हैं। तो ये सारे थे कि जो विधेयक है वो कैसे प्रॉपर एक वे में जाके राष्ट्रपति के जब तक सिग्नेचर नहीं होते तब तक वो कानून नहीं बनते हैं। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक जो बिल है वो कैसे लॉ बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति की पावर की, तो राष्ट्रपति के पास ना एक स्पेशल पावर है, वीटो पावर, ठीक है। ये जो राष्ट्रपति है अगर किसी विधेयक को मना करते हैं कि नहीं मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा, तो उनके पास ना ये वीटो पावर होता है कि वो ना 14 दिन तक अपने पॉकेट में रख के उस जो विधेयक है उस विधेयक को घूम सकते हैं। लेकिन फाइनली जो 14वां दिन होगा उसमें इनको ना सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। उनके पास ना करने का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक्स है, इसको ठीक करो। लेकिन फाइनली जब वो फाइनल होके आएगा तो उनके पास सिग्नेचर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बस वो एक वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है कि 14 डेज बाद उनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो ये इनका पावर है, जो स्पेशल पावर राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे जो मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे सारे PDF आपको नोट्स के मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो एक बिल है वो लॉ कैसे बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।